इतिहास स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाला एक विषय मात्र नहीं है, बल्कि इतिहास वो सरजमीन है जिसके ऊपर वर्तमान की इमारतें टिकी रहती हैं। अपने अतीत को जानना अपने अस्तित्व को जानने जैसा है। इतिहास की जानकारी से ही हम अपनी पहचान अपने समाज में स्थापित कर सकते हैं। इतिहास की अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिसका सीधा प्रभाव वर्तमान पे पड़ता है। आज इस कार्यक्रम में हम अतीत की एक ऐसी घटना की चर्चा करने वाले हैं जिसका स्पष्ट तौर पे प्रभाव हमारे वर्तमान समाज में दिखता है। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आज के इस कार्यक्रम में हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर क्यों महात्मा गांधी ने 1946 में सरदार पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना। 1946 में जब यह बात स्पष्ट हो गया था कि इस बार जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसी को देश की कमान सौंपी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ और 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से 12 ने सरदार पटेल का नाम कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया, जबकि 2 ने जेबी कृपलानी को और 1 ने सीतारमैया का नाम कांग्रेस अध्यक्ष के लिए प्रस्तुत किया था। ऐसे में महात्मा गांधी के लाडले उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू को किसी भी प्रांतीय कमेटी ने एक भी वोट नहीं दिया। यहां यह स्पष्ट हो जाता था कि सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। गांधी के जीते जी यह कतई संभव नहीं था कि पटेल जैसे एंटी मुस्लिम छवि वाले को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता, और हुआ ऐसा ही। महात्मा गांधी ने पटेल को इस बात के लिए बाध्य किया कि वो अपना नाम अध्यक्ष पद से वापस कर ले, और अंततः हुआ वही जो महात्मा गांधी चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया। यह गांधी के व्यक्तित्व का ही करिश्मा है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देश की कमान सौंप दी जिसे कि देश स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। इस संदर्भ में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने सबसे सच्चे सिपाही सरदार पटेल का बलिदान दे दिया। अगर ऐसा कहा जाए कि महात्मा गांधी ने ही कांग्रेस में मुसलमानों के तुष्टीकरण की परंपरा की शुरुआत की थी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था तो उस समय सरदार पटेल उस रेस में सबसे आगे चल रहे थे, पर महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप करके सरदार पटेल को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया और अब्दुल कलाम आजाद को उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। गांधी को ऐसा लगता था कि ऐसा करके वो मुसलमानों का विश्वास हासिल कर पाएंगे। इस घटना के बाद जब उस समय की मीडिया ने गांधी से यह प्रश्न किया कि आखिर किस आधार पे जवाहरलाल नेहरू को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो गांधी का यह स्पष्ट कहना था कि जवाहरलाल नेहरू नंबर 2 के पद पे जाने को कतई तैयार नहीं थे, जबकि बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर वो चाहते तो जवाहरलाल नेहरू देश के पहले उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और गृह मंत्री बनाए जा सकते थे, जैसा कि पटेल को बनाया गया। किंतु गांधी को इस बात का डर था कि पटेल जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं वह देश के हित में नहीं होगा। हालांकि महात्मा का यह भय जाया था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। जबकि देश के अधिकतर लोगों का यह मानना था कि जिन्ना जैसे इस्लामिक नेताओं से डील करने के लिए सरदार पटेल सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। इस संदर्भ में एक बात और भी सामने आ सकती है, हालांकि इस संदर्भ में ये बातें कहीं कही नहीं गई है, पर ऐसा माना जा सकता है कि स्वयं अंग्रेज ये नहीं चाहते हों कि सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि सरदार पटेल के लौ पुरुष वाली छवि से स्वयं अंग्रेज भी भय खाते थे और वो नहीं चाहते थे कि एक इस तरह का व्यक्ति भारत की सत्ता संभाले जो कि अपने शर्तों पे चीजों को करता हो। सरदार पटेल के मजबूत छवि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब देश आजाद होने वाला था उसके पहले हिंदुस्तान में 565 छोटी बड़ी रियासतें थी, जिसमें से 562 रियासतों को सरदार पटेल ने अकेले
भारत में शामिल कर लिया। मात्र 3 ऐसी रियासतें थी जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर शामिल है, जिसे कि साम, दान, दंड, भेद का इस्तेमाल करके सरदार पटेल ने देश की आजादी के बाद देश की मुख्य धारा में शामिल कर लिया। जब कश्मीर की समस्या बढ़ी तो सरदार पटेल उसे अपने तरीके से हल करना चाहते थे, पर यहां जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्या को वो खुद से देखेंगे। उनको ऐसा लगता था कि कश्मीर एक मुसलमान बहुल क्षेत्र है और वहां पटेल जैसे एंटी मुस्लिम छवि वाले व्यक्ति अगर जाते हैं तो वहां पे हिंसा भड़क सकती है, और शायद पटेल उस चीज को अपने तरह से अगर हैंडल करते हैं तो परिस्थिति कुछ और बन सकती है। इस भय से जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर के मुद्दे को वो खुद से देखेंगे, और यही देश की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया, जिसकी वजह से कश्मीर आज भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में ये कहते हैं कि सरदार पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते तो शायद जम्मू कश्मीर का स्वरूप ऐसा नहीं होता जैसा कि आज है। यदि मोदी ऐसा कहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, यह संभव है, यह हो रहा है। हालांकि मोदी के इस तरह के बयान पे काफी विवाद भी छिड़ा, लेकिन यह सच है। जो लोग पटेल को नहीं जानते हैं, जिन्होंने इतिहास को उस रूप में समझा, उस रूप में पढ़ा जैसा कि इतिहासकार बताना चाहते थे, तो उन्हें यह लग सकता है कि शायद वही सच है जो कि आज तक हम पढ़ते आए हैं, जबकि इतिहास का एक दूसरा भी रूप है जिसे कि स्पष्ट तौर पे हमारे सामने नहीं लाया गया। इतिहास के पन्नों में रियासतों के एकीकरण की घटना को उतना स्थान नहीं मिला जितना कि मिलना चाहिए था, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा करने पे पटेल की छवि पूरे भारत में काफी बृहद रूप से सामने आती। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया, प्रधानमंत्री ने जो सम्मान सरदार पटेल को दिया, वो कोई यूं ही नहीं, वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, बल्कि सच में पूरी दुनिया में पटेल जैसा व्यक्तित्व कम ही है। बहुत अगर स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो महात्मा गांधी की एक गलती ने पूरे देश को आतंकवाद की भट्ठी में झोंक दिया, और इसका दंश लंबे समय से हिंदुस्तान भुगतना आ रहा है। काश कि उस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में पटेल को चुना गया होता तो आज शायद हिंदुस्तान की ये दशा नहीं होती जैसी कि आज है। आज हर 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के बाद आतंकवाद की एक ऐसी घटना घटती है जो कि कील की तरह हिंदुस्तान के सीने में धंस जाता है। ऐसे अनेकों कील हिंदुस्तान के सीने में धंसे हुए हैं, और इसका पूरा श्रेय जाता है महात्मा गांधी को। आजादी के 50 साल तक कांग्रेस ने देश पे शासन किया, और कांग्रेस पे ये आरोप लगता रहा है कि वो मुसलमानों के पक्ष में काम करती है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि मुसलमान को सिर्फ इस बात की खुशफहमी है कि कांग्रेस उसके लिए सोचती है या उसके लिए काम करती है। लंबे समय से कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक की तरफ करती रही है, जबकि उनके विकास और उनके तरक्की के लिए कोई भी सार्थक पहल नहीं किया गया। सही कोई भी सरकार देश का सर्वांगीण विकास करती है तो वहां यह नहीं देखा जा सकता है कि विकास के रेस में कौन से लोग हैं, क्या वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। अगर देश का विकास होगा तो उससे सबको समान रूप से लाभ पहुंचेगा। पर कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमानों को इस बात का झांसा देती रही कि वो उसके पक्ष में खड़ी है। जितना देश ये एक हिंदू का है उतना ही एक मुसलमान का भी है, मुसलमान को भी उतना ही हक इस देश में रहने का है जितना कि एक हिंदू का है। तो ऐसे में किसी को किसी के पक्ष में खड़ा होकर यह जतलाना कि मैं आपको सहयोग करता हूं, ये समझना चाहिए, हर देश के हर मुसलमान को ये समझना चाहिए कि उन्हें किसी भी सपोर्ट या किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है। ये देश उनका है और उनको वही सारी सुविधाएं चाहिए जो कि और सबको चाहिए। विशेष के नाम पे उनके साथ सिवाय धोखा का आज तक कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी कुछ भी नहीं होगा। ये कहना कि कांग्रेस मुसलमान के पक्ष में सोचती है, मुसलमान के पक्ष में करती है, यह महज एक छलावा है, यह एक धोखा है, और यह धोखा लंबे समय तक कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया है।